हेलो एवरीवन। इसके पहले के 2 लेक्चर्स में हमने हिमालय का वर्गीकरण देख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग भारत का मध्यवर्ती मैदान को स्टडी करेंगे। तो स्वागत है आपका माय क्लास नोट्स चैनल पे। अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के मध्यवर्ती मैदान को देखेंगे। देखिए, ध्यान दीजिए। जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, जैसा कि कल के लेक्चर में हमने देखा था कि इंडियन प्लेट और तिब्बतन प्लेट के टकराव से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और जो इंडियन प्लेट है उसके आगे गर्त था, यानी गड्ढा था, एक गड्ढा था। और जब ये टकराव होता है और हिमालय बनता है, उसके बाद हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने अवसादों को इस गड्ढे में भरती जाती हैं, जिससे एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण होता है। इसी मैदान को मध्यवर्ती मैदान कहा जाता है। तो अपने इस लेक्चर में हम लोग इस मध्यवर्ती मैदान को डिटेल में देखेंगे। तो आइए अब शुरू किया जाए। यह मैदान शिवालिक के दक्षिण एवं प्रायद्वीपीय प्लेट के उत्तर में अवस्थित है। आपको पता है, हिमालय में सबसे पहले महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के जस्ट नीचे से क्या शुरू होता है? मैदान शुरू होता है, मध्यवर्ती मैदान। और मध्यवर्ती मैदान के नीचे क्या है? उल्टे ट्रायंगल की संरचना में प्रायद्वीपीय भारत है। तो यही समझिए कि ऊपर से नीचे आते हुए भारत का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। भारत में स्थलाकृतियाँ जो हैं वैसे ही देखने को मिलेंगी। तो यही स्लाइड में बताया गया है कि यह शिवालिक के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय प्लेट के उत्तर में अवस्थित है। इसे प्लेस्टोसिन कालीन मैदान भी कहते हैं, जिसका विस्तार लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। हिमालय के समान इसकी चौड़ाई भी पूर्व में असम के पास कितनी मिलेगी? 80 किलोमीटर, और पश्चिम में लगभग 500 किलोमीटर तक मिलती है चौड़ाई। लंबाई नहीं, चौड़ाई की बात हो रही है। जो असम में है 80 किलोमीटर, और पश्चिम में कितनी मिलेगी? 500 किलोमीटर तक। इस मैदान की कुल लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। परंतु 1947 में आपको पता है देश का विभाजन होता है और इस मैदान का भी विभाजन कर दिया जाता है। अतः अब भारत में इस मैदान की लंबाई कितनी है? लगभग 2400 किलोमीटर है। ठीक। भौगोलिक दृष्टिकोण से इस मैदान का विस्तार असम में है, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, एनसीआर यानी दिल्ली रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान जैसे राज्यों में है। देखने में यह मैदान एक रूप लगता है, मोनोटोनस लगता है। मोनोटोनस कहने का मतलब है कि जब आप मैदानी राज्यों में ट्रेन से जब ट्रैवल करते होंगे तो आपको दिखता होगा हर जगह कि मैदानी मैदान तो है, एक जगह एक जैसा दिख रहा है, ये कहने का मतलब है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि समुद्र तल से ऊंचाई जो है इन सब की डिफरेंट है। ठीक। और समुद्र तल से ऊंचाई आमतौर पर रेलवे स्टेशन के पास जो बोर्ड लगा रहता है उस पर आपको दिख जाएगा। तो आप देखेंगे कि हर एक स्टेशन की अलग अलग ऊंचाई है। यहाँ तो स्टेट ही बदल जा रहा है। तो भले दिखने में एक जैसा दिखे, लेकिन वास्तव में एक जैसे होते नहीं हैं। ठीक है। तो इसी हिसाब से देखिए कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ है? तो रुड़की में है और सहारनपुर में, तथा सबसे कम ऊंचाई कहाँ है? कलकत्ता में है। ठीक। नेक्स्ट, मैदान की उत्पत्ति। अब जैसा कि हमने देखा कि कौन से काल में ये बना है, तो प्लेस्टोसिन काल में बना है ये। जलोढ़ की गहराई जो है वो 2 किलोमीटर तक मिलती है। कहने का मतलब है कि जब से हिमालय बना है और जब से ये मैदान बनना शुरू हुआ है, तब से नदियाँ इतना अवसाद, इतनी मिट्टी या कंकड़ पत्थर ये सब लेके जमा कर चुकी हैं, क्योंकि गहराई जो है वो 2 किलोमीटर तक मिलती है आपको। ठीक। इस मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली सिंधु एवं उसकी सहायक, गंगा एवं उसकी सहायक, तथा ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक, और वे प्रायद्वीपीय नदियाँ जो यमुना और गंगा के सहायक के रूप में प्रवाहित होती हैं,
इन्हीं के द्वारा लाया गया अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। आपको पता है मेनली उत्तर में हम देखें तो 3 नदी तंत्र है। पूर्व में देखिएगा तो यहाँ सिंधु नदी तंत्र है, यहाँ से फिर बीच में गंगा नदी तंत्र है और इधर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है सबसे पूर्व में। सबसे पश्चिम में क्या है? सिंधु नदी तंत्र, सबसे पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और बीच में क्या है? गंगा नदी तंत्र। अब प्रायद्वीपीय भारत से कई सारी नदियां हैं जो जाके गंगा में मिलती हैं। गंगा में तो क्या मिलेंगी, जैसे यमुना में मिलती है कौन सी? चंबल, बेतवा और केन, ठीक है, और बाद में यमुना गंगा की सहायक बन जाती है। तो एक ऐसी ही नदियों के लाए गए अवसाद के निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ है? इन मैदानों का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा जो डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग। यह है सिंधु तंत्र, को दिख रहा होगा, ये सिंधु नदी है, झेलम, चेनाब, रावी और ये सतलज और यहाँ से ब्यास। तो ये मिला के सिंधु नदी तंत्र का निर्माण होता है। यह है गंगा तंत्र, ये यमुना रही, ये गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और यहाँ से ये चंबल, बेतवा और केन ये प्रवाहित होती हैं। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी दिहांगौर से आती है भारत में, ठीक है। फिर लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग ये सारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ से लेके और ये कंप्लीट, ये सब क्या है? ये मैदानी इलाके हैं। और यहाँ ऊपर ये सब ये हिमालय रीजन है, ये हिमालय पार्ट है। और हिमालय के बाद क्या आएगा? एक बार इसको मिटा के करते हैं। हिमालय के बाद ये मैदान आएगा, उसके बाद ये प्रायद्वीपीय भारत, ठीक। आगे चलते हैं। वर्तमान समय में भी निम्न बंगाल डेल्टा के पास नदियों के निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा इस मैदान का निर्माण जारी है, क्योंकि अभी भी जो गंगा रिवर सिस्टम है या हिमालयन रिवर जो सिस्टम है, हिमालयन नदियाँ अभी भी क्या कर रही हैं? अपर्दन कर रही हैं। और अपर्दन कर रही हैं तो उस अपर्दन से क्या हो रहा है? अवसाद बन रहे हैं। और इन अवसादों का निक्षेपण कहाँ हो रहा है, मतलब जमा कहाँ कर रही हैं? ये अभी भी जमा कर रही हैं कहाँ? निम्न बंगाल डेल्टा के पास। निम्न बंगाल कहने का मतलब है कि बंगाल का निचला पार्ट, फरक्का के बाद, फरक्का बांध के बाद का इलाका। यह विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ मैदान कहते हैं नदियों के अवसादों द्वारा बने मैदान को। एवं उच्च जन घनत्व वाला प्रदेश है, क्योंकि काफ़ी उपजाऊ मृदा है यहाँ पे। तो जहाँ उपजाऊ मृदा होगी वहाँ कृषि होगी, और जहाँ कृषि होगी वहाँ क्या होगा? जनघनत्व बढ़ेगा, लोग ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट, अब चूँकि ये इतना बड़ा मैदान है इसलिए इस मैदान को वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है, बांट कर। जैसे एक है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बांट दिया आपने, इसको बोलेंगे मैदान की अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका, ठीक। तो इसमें जब उत्तर से दक्षिण की तरफ हम आएंगे तो हमें सबसे पहले मिलेगा भावर का मैदान, फिर तराई का मैदान, फिर बांगर का मैदान, फिर खादर और फिर डेल्टा का मैदान। और जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा सिंधु एवं उसकी सहायक नदी का मैदान, फिर गंगा एवं उसकी सहायक नदी, फिर ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी का मैदान। अब सिंधु एवं सहायक नदी का जो मैदान है इसको दो पार्ट में फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है। किसमें? राजस्थान का मैदान और पंजाब हरियाणा का मैदान। तो सिंपल आपसे पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंजाब हरियाणा का जो मैदान है यह किस नदी तंत्र से निर्मित है? आंसर होगा सिंधु और उसकी सहायक नदियों से। उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र के मैदान को भी दो में डिवाइड किया जाता है, उत्तर ब्रह्मपुत्र और दक्षिण ब्रह्मपुत्र।
और जबकि गंगा एवं उसकी सहायक नदी के मैदान को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान कहने का मतलब है कि गंगा जब हरिद्वार में आती है तभी इसका नाम गंगा पड़ता है। वहाँ से लेकर इलाहाबाद तक के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, ये ऊपरी गंगा का मैदान है। सिमिलरली मध्य गंगा का जो मैदान है वो इलाहाबाद से पटना तक का इलाका जो है वो मध्य गंगा का मैदान कहलाएगा। और कई जगह इलाहाबाद से महानंदा तक भी इसको क्या कहा जाता है, मध्य गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान जो होगा वो पटना से लेकर फरक्का बांध तक यानी पश्चिम बंगाल में। पटना से फरक्का बांध तक क्या कहलाता है, निम्न गंगा का मैदान। अब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जब जाएंगे तो सबसे पहले शिवालिक हिमालय के बाद मैदान शुरू होता है और उस मैदान में सबसे पहले क्या आपको मिलेगा, भाबर का मैदान। डायग्राम ये दिखा रहा है कि भाबर के मैदान में बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। भाबर के मैदान को अब जैसे ही क्रॉस करिएगा तो तराई का मैदान मिलेगा। उसके बाद तराई के मैदान से फिर बांगर और उसके बाद खादर। ध्यान देने की बात यह है कि नदी जो है इसमें जब बाढ़ आएगा नदी में तो सबसे पहले जहाँ भी ये जमाव करेगी, नया वाला जमाव अवसादों का, वो खादर कहलाएगा। और यही जमाव जो पुराना वाला जमाव है, जहाँ अब बाढ़ कभी कभी आ सकती है, ज़्यादा पानी बढ़ जाए तब, तो जो पुराना जमाव है उसको कहेंगे बांगर। ठीक। और ये जो तराई का मैदान है ये कभी नदियों ने अवसाद जमा किए हैं यहाँ पे, वो सारे रीजन। अब ये आमतौर पे ऐसा है कि इस पे बाढ़ नहीं आती। ठीक। तो ये तराई का मैदान है। और भाबर जस्ट पहाड़ के बाद वाला, यानी पहाड़ के गिरिपद में क्या मिलेगा आपको, भाबर का मैदान मिलेगा। इसको एक बार इंडिया के मैप पे देखते हैं। ये शिवालिक रीजन है, ये पूरा शिवालिक रीजन के जस्ट नीचे भाबर का मैदान मिलेगा। ये रहा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। भाबर के जस्ट बाद हमने कहा था कि तराई का मैदान मिलेगा, तो ये रहा तराई का मैदान। तराई के बाद खादर और खादर के बाद ये बांगर, फिर ये प्रायद्वीपीय भारत है और ये डेल्टा का मैदान है। चलिए हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले भाबर का मैदान, इसे गिरिपद का मैदान या जलोढ़ पंख का मैदान भी कहते हैं। गिरिपद मतलब पहाड़ के जस्ट बाद जो है, तो शिवालिक के जस्ट बाद ये मिलता है। जलोढ़ पंख का मतलब होता है कि नदियाँ जब पहाड़ी ढलान से नीचे आती हैं तो अपने अवसादों को पंख के आकार में ऐसे फैला देती हैं, इस तरीके से। इसी संरचना को क्या कहा जाता है, जलोढ़ पंख कहते हैं। तो ये जलोढ़ पंख का मैदान भी कहते हैं इसको, जो शिवालिक के दक्षिण में लगभग 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में, पश्चिम में भारत पाकिस्तान की सीमा से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। मतलब कि कंटिन्यूअस है ये भाबर का क्षेत्र है। यह नदियों के मोटे अवसाद जैसे कंकड़, पत्थर, बजरी, कांगला मेरोड जैसे चट्टान या अवसाद से निर्मित है। अतः यह असंगठित मृदा का क्षेत्र है जिसकी संरंध्रता यानी पोरोसिटी बहुत अधिक है। यही कारण है कि इस प्रदेश में केवल गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियां ही दिखाई देती हैं, अन्य छोटी नदियां विलुप्त हो जाती हैं। यह सघन वन वाला क्षेत्र है तथा कृषि के दृष्टिकोण से अनुपयोगी है। कहने का मतलब ये है कि देखिए इसमें बड़े बड़े पत्थर हैं। अब आप एक काम करिए, एक कटोरा लीजिए, कटोरा में पत्थर डाल दीजिए और उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए। ये पानी दिखेगा ही नहीं आपको, ये अंदर छिप जाएगा जाके। ठीक। और वहीं अगर 1 बाल्टी डाल दीजिएगा तो ये भर जाएगा, भरेगा तो फिर दिखेगा। तो यही कारण है कि चूँकि पत्थर हैं इसलिए छोटी नदियाँ जो हैं
इसमें नहीं दिखती हैं, ये नीचे चली जाती हैं। और बड़ी नदियाँ जिनमें पानी ज़्यादा होता है वही सिर्फ दिखती हैं भाबर के क्षेत्र में। तो गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियाँ यहाँ दिखाई देती हैं, बाकी छोटी नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तराई का मैदान। भाबर के दक्षिण में लगभग 12 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में पश्चिम में भारत पाकिस्तान की सीमा से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक इस मैदान का विस्तार है, यानी सिक्किम तक यह मैदान मिलेगा। यह हिमालयन नदियों के पतले अवसाद से निर्मित है, अतः समतल मैदान है जिसका ढाल अत्यंत ही मंद है। अतः यही कारण है कि वे नदी जो भाबर प्रदेश में छुप जाती हैं यहाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि वो बह रही हैं नीचे बहते बहते जब ये छोटे छोटे महीन कण वाले मैदान में आती हैं तो ये क्या है, ऊपर दिखना शुरू हो जाती हैं। समतल प्रदेश होने के कारण यहाँ नदियाँ विसर्प एवं मियांडर का निर्माण करती हुई प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण इस प्रदेश में कई दलदल भूमि और गोखुर झील प्राप्त होते हैं। दलदल क्षेत्र में प्लाज्मोडियम परजीवी अधिक विकसित होता है, इसलिए यह मलेरिया के प्रकोप वाला प्रदेश है। अब जाहिर सी बात है, अगर महीन कण वाली मिट्टी होगी उस पर पानी आएगा तो दलदल बन जाएगा। दलदल बनेगा, वहाँ कई तरह के बैक्टीरिया विकसित हो जाते हैं, और बैक्टीरिया विकसित होते हैं तो क्या है, वहाँ रोग होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, दूसरा बात, विसर्प और मियांडर। नदियाँ जब पहाड़ से पूरे वेग से उतरती हैं और फिर अचानक उनको समतल मैदान मिलता है तो नदियाँ ऐसे लहराती हुई चलती हैं, इसको विसर्प या मियांडरिंग बोला जाता है। एग्जाम्पल डायग्राम से देखते हैं। ये रहा, देखिए नदी इस तरीके से चल रही है तो इसको मियांडरिंग कहा जाता है, और कई बार ये जब थोड़ा सा छोटा छोटा टर्न लेती है तो उसको विसर्प बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मियांडरिंग के दौरान ये नदी यहाँ अवसाद जमा करती रहती है। जैसे यहाँ से ऐसे इस तरीके से टर्न की तो यहाँ पे क्या है, ये अवसाद जमा करती रहेगी। तो अब क्या होता है कि अवसाद जमा करते करते ये जो रीजन है ये पूरा कट जाता है नदी से, और नदी फिर अपना रास्ता चेंज कर देती है। तो ये एरिया बिल्कुल अलग पड़ जाएगा, और यहाँ एक झील का निर्माण होता है, इसको गोखुर झील कहते हैं। दूसरे डायग्राम में देखिए, दूसरे पार्ट में, जैसे नदी पहले ऐसे बह रही थी ऐसे, लेकिन नदी ने क्या किया कि यहाँ धीरे धीरे अवसाद जमा करती रही, तो ये रास्ता बंद हो गया नदी का, और नदी ने फिर ये रास्ता पकड़ लिया। तो ये जो पानी इधर फंस गया है, ये खुर यानी पशुओं के जो पैर होते हैं उस तरीके का दिख रहा है, इसलिए इसका नाम है गोखुर झील। नदी ने फिर एक नई धारा पकड़ ली है। इसको एक अलग डायग्राम से देखें, रियल लाइफ डायग्राम से, तो ये देखिए, ये एक नदी है, सैटेलाइट व्यू है, ये नदी बह रही है। कभी ये नदी इस तरीके से बहा करती होगी ऐसे, लेकिन यहाँ अवसाद जमा हो जाने से क्या हुआ, ये चैनल पूरा कट गया। तो ये गोखुर झील है और ये मियांडरिंग है। यह उपजाऊ मृदा का क्षेत्र है तथा कृषि भूमि के विस्तार एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण इस क्षेत्र का निर्वनीकरण अधिक हुआ है। काफ़ी ज़्यादा वन काटे हैं लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग बांगर का मैदान देखेंगे। नदियों के पुराने जोड़ को बांगर कहते हैं, अर्थात मध्यवर्ती मैदान की वह भूमि जहाँ बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं जा पाता है, उसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। इस मैदान का विस्तार प्रमुख रूप से कहाँ कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा, नेशनल कैपिटल रीजन यानी दिल्ली वगैरह का इलाका, और पश्चिमी यूपी में है। ठीक, खादर का मैदान। नदियों के नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, अर्थात जहाँ पे
पानी जो है लगभग प्रत्येक वर्ष पहुंच जाता है बाढ़ का। उसे खादर कहते हैं। इसका विस्तार प्रमुख रूप से पूर्वी यूपी में है, बिहार, बंगाल, असम और झारखंड में। झारखंड में स्पेसिफिकली राजमहल पहाड़ी के उत्तर पूर्व में है। ठीक। अब है डेल्टाई मैदान, यानी मध्यवर्ती मैदान के दो डेल्टाई मैदान हैं। कौन कौन से? एक है सिंधु नदी का डेल्टा का मैदान और दूसरा है गंगा डेल्टा का मैदान। इनमें भारत में गंगा डेल्टा का मैदान पश्चिम बंगाल के निचले बेसिन में है, जिसे सुंदरबन डेल्टा का मैदान भी कहते हैं। अब ये तो था उत्तर से दक्षिण वाला वर्गीकरण। अब हम लोग पढ़ेंगे मध्यवर्ती मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। इसमें इंडेक्स है, क्या क्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हमको मिलेगा कौन सा? राजस्थान का मैदान। इसको थोड़ा सा जूम आउट करना होगा। देखिए, राजस्थान के मैदान में ये जो है, ये रीजन, ये मरुस्थल का प्रदेश है। ठीक। उसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र का निर्माण हुआ था, यानी नहर बनी थी यहाँ पे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से। यहाँ पे एक नहर का निर्माण हुआ जिसको इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र कहा गया। तो ये क्या है? ये था मरुस्थल ही, लेकिन अब ये सिंचित हो गया है, यहाँ पर सिंचाई होने लगी। ठीक। उसके बाद यहीं पे घग्गर नदी का मैदान है और इधर फिर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, जैसलमेर, फलादी, ये सब के आसपास। फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे लूनी बेसिन दिखेगा, लूनी नदी। यहाँ से अरावली जाती है। यहाँ पे माउंट आबू है। ठीक। इसको 56 का मैदान कहते हैं या माही का मैदान। ठीक। और ये बनास नदी का मैदान है और ये है हड़ौती का पठार, यानी एक पठारी प्रदेश भी है इसमें। देखते हैं डिटेल में इसको। पूर्व में अरावली है, ये दक्षिण में कच्छ का रण है, इधर गुजरात का कच्छ का रण। एक्चुअली ये पूरा इधर ये वाला पूरा एरिया हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम में भारत पाकिस्तान की सीमा, इधर भारत पाकिस्तान की सीमा है। और उत्तर में 70 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है, मतलब इस रेखा के नीचे कितनी वार्षिक वर्षा होती है? 70 सेंटीमीटर की। तो इसके द्वारा ये क्या है? मैदान सीमांकित है। इस मैदान का निर्माण सिंधु एवं सहायक नदियों के द्वारा अवसादों के निक्षेपण एवं सागरीय जल के अपगमन, यानी जो जल है वो पीछे हट गया था। पीछे हट गया था मतलब ऐसा नहीं, किसी वजह से, मतलब उमज्जन और निमज्जन जो क्रियाएं हैं, यानी भूमि के ऊपर हटना, उठना और नीचे धंसने की जो क्रियाएं हैं, उनकी वजह से क्या हुआ? सागर का जल पीछे हट गया था। ठीक है। इस वजह से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो दो तरीके से हुआ है, एक तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा अवसादों से, और दूसरा सागर के पीछे हट जाने से। इस मैदान का कुल क्षेत्रफल लगभग 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर है तथा इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। मतलब ये रहा आपका उत्तर पूर्व और ये रहा दक्षिण पश्चिम। मतलब इसका ढाल कैसा है? इस तरीके से, मतलब ऐसे। स्थानीय तौर पर यह मैदान 3 उप मैदानों में बटा है। कौन कौन सा? मरुस्थल का मैदान, घग्गर नदी का मैदान और रोही तथा लूनी का मैदान। ये डायग्राम में हमने देखा भी था। यह रहा घग्गर नदी का मैदान, यह है लूनी बेसिन और यह है मरुस्थलीय प्रदेश। तो यहाँ हमने देख लिया। अब लूनी इस मैदान की प्रमुख नदी है जो आना सागर झील के निकट अरावली के नाग पहाड़ी से उद्गम लेती है। लूनी नदी इसी मैदान से निकलती है, राजस्थान के मैदान से, और आना सागर झील से निकलती है अरावली पहाड़ी से। ठीक।
इस प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर है और वर्षा चूँकि कम है इसलिए वन भी कैसे मिलेंगे, उसमें कटिबंधीय तो हैं ही, शुष्क मिलेंगे और कंटीले वन की प्राप्ति होगी। क्योंकि वर्षा कम है तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी पत्तियों को क्या कर लेंगे, सिकुड़ा लेंगे, कई बार कांटे के शक्ल में उसको कांटे का रूप अख्तियार कर लेंगे, तो इसलिए कंटीले वन की प्राप्ति होती है। आर्थिक तौर पर इस प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन लोगों का प्रधान व्यवसाय है। यहाँ सेवन एवं धामन जैसी पौष्टिक घास मिलती है जो पशुपालन को प्रोत्साहन देती है। वैसे यह शुष्क प्रदेश है, परंतु इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र के विकास से नहरी सिंचाई की सुविधाएं विकसित हुई हैं, अतः अब मोटे अनाज के साथ साथ गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसल का भी उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त बाड़मेर बेसिन में कोयला मिलेगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे खनिज भी मिलते हैं। तो मंगला, भाग्यम एवं ऐश्वर्या यहाँ के प्रमुख क्या है, तेल के कुएँ हैं। कौन कौन से, मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या। इसके अतिरिक्त सांभर, डेगाना, डिडवाना, पंचभद्रा एवं लुणकरणसर जैसी लवण झीलें हैं जहाँ से क्या होता है, नमक मिलता है, नमक का उत्पादन होता है। अब हम पढ़ेंगे पंजाब हरियाणा का मैदान, और इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा एक बार इसके अपवाह तंत्र को देखना होगा। देखिए ये सिंधु नदी तंत्र है, ये सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है यहाँ से, उसके बाद फिर झेलम, फिर चेनाब, उसके बाद रावी, ब्यास और फिर सतलज। ठीक, और आपको पता है दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो ये जो सबसे पहला है आपको दिख रहा है, कौन सा, सिंध सागर दोआब। ये सिंधु से लेके और थोड़ा बहुत ये सतलज के बीच का जो एरिया है उन सबको मिला के बनता है कौन सा, सिंध सागर दोआब। ठीक, इसी तरीके से झेलम और चेनाब से कौन बनेगा, चाज दोआब। चेनाब का च और झेलम का झ, तो चाज दोआब। चेनाब और रावी के बीच बनेगा रचना दोआब। रावी का र और चेनाब का चना, तो रचना दोआब। रावी और ब्यास के बीच बनेगा बारी दोआब। ब्यास का ब और रावी का री, तो बारी दोआब। फिर ब्यास और सतलज के बीच कौन बनेगा, बिस्त दोआब। सतलज का त या स और त और ब्यास का ब, तो बिस्त दोआब। तो इससे कई बार क्या है कि क्वेश्चन आते हैं। इसको हम लोग जूम इन कर लें। तो इसकी थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। दक्षिण में 70 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा एवं पश्चिम में भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक, और उत्तर में शिवालिक पर्वत है और पूर्व में क्या है, दिल्ली अंबाला कटक है। यह ऊपरी गंगा मैदान से अलग है। एक्चुअली जो दिल्ली अंबाला कटक है ये अरावली का ही एक्सटेंडेड पार्ट है जो दिल्ली तक जाता है। ठीक, इसी को ट्रांस गंगा का मैदान कहते हैं। ट्रांस गंगा का मैदान भी इसको कहते हैं। जब हम लोग कृषि पढ़ेंगे तो योजना आयोग ने भारत के कृषि जलवायु प्रदेश को 15 पार्ट में डिवाइड किया है। उस 15 पार्ट में एक पार्ट आपको मिलेगा यही ट्रांस गंगा का मैदान। तो वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है कि ट्रांस हिमालय सुना था, ट्रांस गंगा का मैदान कहाँ से आ गया। तो ये ट्रांस गंगा का मैदान किसको बोलते हैं हम लोग, यही इसको पंजाब और हरियाणा के मैदान को। इसका निर्माण भी सिंधु एवं उसकी सहायक झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज जैसा ऊपर हमने देखा इनके अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। और इस मैदान की ढाल भी वैसा ही है जैसा राजस्थान मैदान का है, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तथा क्षेत्रफल इसका लगभग 1.75 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और इस मैदान का कुछ भाग अभी फ़िलहाल किस में है, पाकिस्तान में, जिसे पंजाब का मैदान कहते हैं पाकिस्तान में। यह मैदान जो है 5 दोआब में विभाजित है। हमने देखा बिस्त दोआब सतलज और ब्यास के मध्य है, बारी दोआब ब्यास रावी के मध्य, रचना रावी एवं चेनाब के बीच, चाज चेनाब और झेलम के बीच, सिंध सागर सिंधु, झेलम और सतलज के बीच। ठीक, नेक्स्ट है मालवा का मैदान। तो देखो ये जो सतलज नदी बहती है इसके दक्षिण में
सतलज नदी के दक्षिण में जो मैदान है उसको मालवा का मैदान कहते हैं। वैसे पंडा एक मालवा का पठार भी है, उसी के आसपास है ये। अच्छा, नेक्स्ट एक टर्मिनोलॉजी है चोस अपर्दन। तो पंजाब का जो होशियारपुर ज़िला है वहाँ शिवालिक से जो नदियाँ बहती हैं, मतलब यही सतलज, ब्यास, इनके द्वारा जो अपर्दन किया जाता है, अपर्दन मतलब मिट्टियों की काट छाट की जाती है, उसको क्या कहते हैं? चोस अपर्दन कहते हैं पंजाब में। ठीक। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो रेह है या कल्लर। यह एक प्रकार से अनुपजाऊ मृदा का क्षेत्र है, बंजर है, जो नहरी सिंचाई के क्षेत्र में मिलता है। होता क्या है, देखिए नहर बह रही है यहाँ से, नहर, तो क्या है आसपास नमी होगी नहर के आसपास। ठीक। तो उस नमी के कारण क्या होता है कि कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन कहने का मतलब है कि एक कटोरी पानी ले लीजिए एक दीपक में और उसमें रुई की बत्ती डाल दीजिए, एक उसका टिप डाल दीजिए, एक कोना, धीरे 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 ये पूरी रुई भीग जाएगी। तो यही क्या है, यही कैपिलरी एक्शन है, केशिका क्रिया है। तो यहाँ से पानी बह रहा है तो धीरे धीरे ये पानी आसपास के क्षेत्र को में भी क्या करता है, नमी लाता रहता है। ठीक। अब नमी लाएगा तो जो मिट्टी में जो लवण होंगे, जो नमक होगा, जो बेस होगा, क्षार, वो क्या है, वो मृदा के ऊपरी परतों में अधिक हो जाते हैं, वो ऊपर आने लगते हैं कैपिलरी एक्शन से। तो ऐसे ही लवण युक्त मृदा को क्या कहते हैं, रेह या कलर कहते हैं। अब चूँकि ऊपर नमक आ गया है, ठीक है, तो क्या है, ये भूमि बंजर टाइप की हो जाती है। ठीक। इसको रेह या कलर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कांकड़ मृदा, किसको बोलते हैं, कांकड़। अब ये कैल्शियम संग्रथियों से युक्त है। देखिए हरित क्रांति आपको पता है पंजाब और हरियाणा इन्हीं क्षेत्रों में हुई थी। तो हरित क्रांति करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ा था, उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ा था, यानी आर्टिफिशियल, कृत्रिम उर्वरक, खाद। उनमें क्या है, कैल्शियम वगैरह रहते हैं, कैल्शियम उर्वरक अधिक प्रयोग किए गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, मृदा में कैल्शियम की दानेदार संरचना मिलती है, छोटी छोटी ऐसी इस तरीके से। ठीक। तथा सूखने पर यह क्या हो जाती है, चूने की जैसी दिखती है, वाइट है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, कांकड़ मृदा। ये भी काइंड ऑफ क्या हो जाता है, बाद में ये भूमि को क्या करने लगती है, बंजर करने लगती है। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वेट भूमि। नवीन जलोढ़ का क्षेत्र है जो मुख्यतः पंजाब के मैदानों में मिलता है। बस उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ऊपरी गंगा के मैदान। अभी आपको दिख रहा है गंगा का अपवाह तंत्र है। गंगा नदी यहाँ से अपनी ट्रेजेक्टरी में बह रही है। सबसे पहले शारदा नदी निकलती है, आती है। शारदा नदी कहाँ से, मिलाम ग्लेशियर से, उत्तराखंड में। इसी को शारदा को ही क्या बोलते हैं, काली नदी। ठीक। तो शारदा नदी आके मिलती है गंगा से, और गंगा और शारदा के बीच में रोहिलखंड का मैदान है। कौन सा, रोहिलखंड। उसके बाद जब और आगे बढ़ती है गंगा तो ऊपर से गोमती आके मिलती है, और गोमती और गंगा के बीच में अवध का मैदान मिलेगा। फिर घाघरा नदी, तो गोमती घाघरा दोआब। उसके बाद राप्ती, घाघरा की सहायक है, यहाँ आपको घाघरा राप्ती दोआब मिलेगा। ठीक। उसके बाद फिर गंडक नदी आती है तो घाघरा गंडक दोआब। फिर बूढ़ी गंडक, तो गंडक दोआब। फिर कमला नदी, तो बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब। और इसी में आके कोसी मिलती है फिर, और यहाँ पे मिलेगा आपको कोसी कमला दोआब। फिर यहाँ पे महानंदा मिलती है तो कोसी महानंदा दोआब। ये ऊपर सारे हैं। नीचे से यमुना मिलती है, फिर करमनासा, फिर यहाँ पे सोन, फिर फल्गु, फिर आगे जाइएगा तो अजय, ये सब नदियाँ मिलेंगी। और यमुना की सहायक कौन सी हैं, चंबल, बेतवा और केन। और चंबल और यमुना के जो दोआब बनाया है उसमें आगरा मंडल मिलता है। ठीक। आगरा जो है वहीं सिचुएटेड है। ठीक है। तो इसकी थोड़ी डिटेलिंग देख ली जाए अब। उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में यमुना नदी, पश्चिम में दिल्ली अम्बाला कटक, और पूर्व में इलाहाबाद फैजाबाद रेल मार्ग इस मैदान को क्या करता है, सीमांकित करता है।
यह मैदान गंगा एवं उसकी सहायक जैसे यमुना, शारदा, गोमती जैसी नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से बना है तथा इसका ढाल मूलतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। अब इसका ढाल देखिए बदल गया। पहले दोनों का ढाल, पहले जो 2 मैदान हमने पढ़े थे राजस्थान और पंजाब, उनका ढाल ऐसे था। इसका ढाल उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा, ठीक। यह मैदान भी कैसे 3 उप मैदानों में बटा है। पहला है रोहिलखंड का मैदान। यह यमुना, गंगा एवं शारदा नदी का ऊपरी भाग है तथा 18वीं शताब्दी में यहाँ रोहिला नामक अफगान जनजाति रहा करती थी। उसी के नाम पर इसे रोहिलखंड कहते हैं। यहाँ गेहूँ और जौ काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है। गंगा यमुना दोआब विश्व का सबसे उपजाऊतम दोआब है, सबसे ज़्यादा, तथा गन्ना एवं गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास प्रसिद्ध कन्नौज शहर इसी दोआब में था, ठीक, जिसपे इस कन्नौज शहर पे बाद में हर्षवर्धन क्या करता है, अपनी राजधानी बनाता है इसको, ठीक, मौखरी राजवंश। आगरा मंडल, यह यमुना एवं चंबल नदी के बीच का क्षेत्र है। वर्तमान में इसे ब्रजभूमि कहते हैं। इसे चंबल यमुना उत्खात भूमि यानी बैडलैंड, यानी यहाँ चंबल ने इतना ज़्यादा अपरदन किया है कि बिल्कुल ऐसे मिट्टी के बड़े बड़े इस तरीके से टीले दिखते हैं। तो क्या है, ये डकैतों के छुपने की बहुत आइडियल प्लेस बन गई थी। तो आपने सुना होगा कई सारी मूवी में कि बीहड़ से हूँ, यही बीहड़ है। चंबल यमुना उत्खात भूमि यानी बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं या बीहड़ कहते हैं। ये उत्खात भूमि मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना एवं श्योपुर में तथा राजस्थान के सवाई माधोपुर एवं धौलापुर तथा उत्तर प्रदेश के इटावा एवं आगरा जनपद में मिलता है, ठीक। अब आइए मध्य गंगा का मैदान, इलाहाबाद से महानंदा तक। इसके अंतर्गत पूर्वी यूपी आएगा और बिहार का मैदान आएगा। पूर्व में महानंदा नदी, उत्तर में शिवालिक पर्वत, पश्चिम में इलाहाबाद फैजाबाद रेल मार्ग एवं दक्षिण में विंध्य पर्वत इसकी सीमा बनाता है। यह मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से निर्मित है। अब इसमें कौन कौन सी नदियाँ आएंगी? गंडक आएगी, बूढ़ी गंडक, राप्ती, कोसी और महानंदा तक, ठीक। और इसी में कोसी जो है मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है तथा इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह मैदान कई दोआब में बटा है। ऊपर देखा हमने कई सारे दोआब थे, कोसी महानंदा दोआब, राप्ती और घाघरा दोआब, ठीक है, गंडक, बूढ़ी गंडक दोआब, ठीक। और ये चावल, गन्ना और गेहूं के उत्पादन के लिए क्या है, फेमस है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे निम्न गंगा का मैदान। अब क्या है, महानंदा से फरक्का तक या पटना से फरक्का तक। इस मैदान की उत्पत्ति जो है राजमहल की पहाड़ी एवं मेघालय पठार के मध्य भूमि के अवतलन एवं मालदा भ्रंश की उत्पत्ति से हुई है। एक्चुअली क्या है कि ये मालदा पठार, ये मेघालय पठार था और यहाँ राजमहल की पहाड़ी है। अब इनके बीच की भूमि क्या हुई, अचानक नीचे धंस गई, ठीक। तो यहाँ मालदा भ्रंश की उत्पत्ति हुई और यहीं पे गंगा नदी आके अपने अवसाद का निक्षेपण करती है इसी भ्रंश में। तो इससे निम्न गंगा का मैदान का निर्माण होता है। गंगा नदी इस मैदान के मध्य से होकर प्रवाहित होती है तथा यह मैदान 2 उप मैदानों में बटा है। उत्तरी गंगा का मैदान है, ध्यान दीजिए, ऊपरी नहीं है, उत्तरी है, उत्तरी गंगा का मैदान। क्योंकि ऊपरी गंगा का मैदान हमने पढ़ा था वो कहाँ है, वो इलाहाबाद तक मिलेगा। कहाँ से, हरिद्वार से, ठीक। यह है उत्तरी गंगा का मैदान, यानी निम्न गंगा के मैदान को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। तो उत्तरी गंगा के मैदान में क्या है, शिवालिक श्रेणी एवं गंगा नदी के मध्य का मैदान है। महानंदा, संकोश जो असम में बहती है, रायडाक एवं तीस्ता इस मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। इस मैदान का उत्तरी भाग दुआर कहलाता है। हमने हिमालय में पढ़ा है 82.5 डिग्री ईस्ट के पूर्व में दुआर कहते हैं और पश्चिम में क्या कहते हैं, दून। ये घाटियों के नाम है। तो इस मैदान का उत्तरी भाग दुआर कहलाता है।
दक्षिणी गंगा का मैदान, इसका विस्तार गंगा नदी से लेकर दक्षिण में डेल्टा तक है। हुगली, भागीरथी, दामोदर इस मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी हैं। डेल्टाई मैदान में उच्च भूमि को चौर और निम्न भूमि को मन कहा जाता है। चौर जनसंख्या वाला प्रदेश है, जबकि मन जलीय क्षेत्र है। अब निम्न गंगा के मैदान में चावल, पटसन, सबसे ज़्यादा पटसन, इसीलिए पश्चिम बंगाल इसके प्रोडक्शन में आगे है पटसन के, और गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अब लास्ट हमारा मैदान बचा है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान। तो देखिए, ये है नॉर्थ ईस्ट का मैप। यहाँ से दिहांग गौर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। सबसे पहले यहाँ पे सदिया आपको मिलेगा, ढोला सदिया ब्रिज आपने सुना होगा, तो ये सदिया है। ये माजुली द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये माजुली। फिर मेघालय पठार यहाँ पे स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र के ऊपर साइड यानी उत्तर साइड में उत्तरी ब्रह्मपुत्र है और नीचे क्या है, दक्षिणी ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक, और यही धुबरी और सदिया, ढोला सदिया ब्रिज एक बना है इसी पे। ठीक, विवरीकरण है कि कहाँ कहाँ, तो उत्तर में शिवालिक, दक्षिण में मेघालय, दक्षिण पूर्व में कार्बी एंगलोंग जो असम में पर्वत है, और पश्चिम में तीस्ता नदी इसकी क्या बनाती है, सीमा बनाती है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, फिर से कैसा है, इस तरीके से ढाल है इसका। तथा यह 720 किलोमीटर लंबा, 80 किलोमीटर चौड़ा और 56,275 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तारित है। असम में सदिया से धुबरी तक इसका विस्तार है। ठीक, इसको दो भाग में बांटती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, एक उत्तर ब्रह्मपुत्र और दूसरा दक्षिण ब्रह्मपुत्र। उत्तर ब्रह्मपुत्र में शिवालिक और ब्रह्मपुत्र के बीच है। यह तराई का प्रदेश है तथा यह नदी विसर्प, मियांडर और गोकुल झील की प्राप्ति होती है। असम में जो मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसी में अवस्थित है। कहाँ, उत्तर ब्रह्मपुत्र में। दक्षिण ब्रह्मपुत्र अब यह मेघालय पठार और ब्रह्मपुत्र के बीच में है। ठीक, और ब्रह्मपुत्र की सहायक कपली नदी जो है इस मैदान की क्या है, प्रमुख नदी है, जो मेघालय पठार से निकलती है। यह मैदान 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ध्यान दीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसी तरीके से आती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा इसी मैदानी साइड में होगी। तो 200 सेंटीमीटर वर्षा काफ़ी मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ वर्षा है ये। अतः यहाँ क्या मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में जो माजुली द्वीप स्थित है, ठीक, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ है ये, दक्षिण ब्रह्मपुत्र के मैदान में। और यह प्रदेश भी पटसन, चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसके बाद हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मतलब कि हमने भारत के जो हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक प्रदेश भारत के, उसमें हमने हिमालय कर लिया। उसके बाद हमारा मैदान हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत, इसमें जो भी पठार हैं भारत के उनकी स्टडी की जाती है। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग से केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।